अस्सलाम वालेकुम। किसी भी सियासी जमात का एक बहुत कीमती असासा होता है और स्पेशली एक ऐसा सियासी कारकुन कि जिसने अपने पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया हो तलबा सियासत से, फिर अमली सियासत में आए, फिर पार्लिमानी सियासत में और फिर गवर्नेंस यानी काबीना में। तो एक पॉलिटिकल वर्जर को, एक पॉलिटिकल वर्कर को और क्या चाहिए? ज़ाहिर है कि ये बामी उरूज होता है उसके पॉलिटिकल कैरियर का। कहा जाता है कि ज़रा नम हो ये मट्टी तो बड़ी जरखेज़ है साकी, और ऐसी ही नमी और जरखेज़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में भी बड़ी आई है। बड़े गोरे नायाब जो है इस पार्टी का हिस्सा हैं और नहीं हैं। इसी हवाले से सैयदा शहला रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत आपने इंट्रो दिया। शहला रज़ा कौन है ये हम जानने निकले हैं आज कि पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी जो अटैचमेंट है वो उस वक्त से हम देख रहे हैं कि जब मोहतरमा जो है यहाँ पर नहीं थी, जिलावतन थी, स्टूडेंट जो है उस प्लेटफॉर्म से आप अपने पॉलिटिकल कैरियर की इब्तिदा की और आज आप यहाँ तक पहुँची हैं। इस बीच में बड़े मद्दोजज़र आए आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी पॉलिटिकल कैरियर में। शहला रज़ा हैं कौन ये आज हमें जानना है। तो आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए, कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई? अच्छा, एक तो ये कि मैं आज जो भी हूँ वो मैं अपने वालिदैन की वजह से हूँ, और ख़ास तौर पर मेरे वालिद जिनको अब्बा हम लोग कहते थे, जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ रही है मुझ में कहीं बहुत ज़्यादा मेरे वालिद और उसके बाद मेरी वालदा समाते जा रहे हैं माशाअल्लाह। और बहुत सारी चीज़ों को मैं कहती हूँ जब मेरे सामने कुछ मसला आता है तो मुझे कहीं ना कहीं अपने वालिद का जुमला, कभी कहीं वालदा का जुमला आता है, और मैं कहती हूँ कि मेरी वालदा तो बस नॉर्मल सी एक तालीम थी, लेकिन उन्होंने बहुत बुक्स वगैरह पढ़ी थी। हमसे जब बात करती थी तो हम उस वक्त नहीं समझते थे, लेकिन आज मुझे बहुत, आज भी माशाअल्लाह वो तरबियत का जो हिस्सा आज है वो भी इस वक्त जो है डिलीवर कर रहा वो मैं बहुत सारे अल्फाज अपनी याददाश्त से निकालती हूँ, बहुत सारे जुमले कि इस वक्त ये कहा था। तो एक तो ये कि मैं इस वक्त जो भी हूँ मैं अपने वालिदैन की दुआओं से हूँ, उनकी तरबियत से हूँ। मैं कभी भी वो बात नहीं कर सकती जिससे मुझे ये एहसास हो जाए कि कहीं मुझसे जुल्म नहीं हो गया हो, और इस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी हो जाती है कभी कभी उसके। तो पैदाइश कहाँ की आपकी? कराची जी। और मेरे ख्याल से कराची, हैदराबाद और शायद मीरपुर खास। 8 जनवरी मेरी पैदाइश है 1964। वालिदैन ने पता नहीं क्यों 15 मई लिखवाई है, उनसे मैंने कभी पूछा नहीं। अच्छा। और क्योंकि हम 5 बहन भाई हैं, मेरा नंबर चौथा है, तो एक लिहाज से मैं काफ़ी लाडली भी रही हूँ अपने घर में, और मेरी उम्र की बच्चियाँ अपने घर के काम कर रही होती थी और मैं अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ, यानी वो जो एक रॉबिन हुड और टॉम बॉय वाला जो कैरेक्टर था वो था बचपन में। मैं अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ, और जहाँ मौका मिला खाला के अपने तीनों लड़के जो हैं मेरी खाला के, उनके साथ पूरी ये वारदात कराची की। वारदात कराची की रही। फिर जब हम हैदराबाद चले गए तो मैं उस वक्त क्लास 4th में थी, तो दोनों भाई और हम लोग थे और कम घर से निकलते थे, तो निशाना बड़े बहन भाइयों ही के बनते थे, पढ़ने में भी पढ़ाते भी वही थे। शुरू में तो अम्मी ने बेस बनाई, फिर बड़े बहन भाइयों के हाथ लग गए, फिर बहुत जल्दी हम दोनों बहनें खुद मुख्तार हो गए। खुद मुख्तार होंगे, यानी विमेन एम्पावरमेंट जिसकी आज आप बात कर रही है वो बचपन में हमने अपने बड़ों को लिफ्ट देनी छोड़ दी, खुद पढ़े। हमारा थोड़ा रिजल्ट भी खराब हुए, लेकिन हमने खुद ही की फिर उसके बाद सारी मेहनत। अच्छा, और यू बिलोंग्स टू उर्दू स्पीकिंग फैमिली? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे वालिदैन जो हैं अपने वालिदैन के साथ जो है वो ज़ाहिर है कि इंडिया से आए थे, मुजफ्फरनगर से, तो हम लोग यूपी से हैं, मुजफ्फरनगर से। और मेरे दादा जो थे वो हमारे साथ ही, मतलब रिश्तेदार थे हमारे नाना वालों के, तो ननियाल ददियाल जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पहली अपने घर की खातून हूँ, या कहूँ कि लड़की थी जिसकी घर से ख़ानदान से बाहर शादी हुई। और रिवायत चिकन, हाँ कह सकते हैं, हर हाल में कह सकते हैं। ठीक। तो वैसे जहाँ तक एजुकेशन का मामला है, मेरे नाना खुद जो हैं वो डॉक्टर
थे और खैरपुर में आकर उन्होंने रिहाइश इख्तियार की। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी थे और खैरपुर के पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी थे 1968 में। और मेरे नाना ने सबको पढ़ाया। नाना ने सबको पढ़ाया। और मेरे दादा जो थे उनके भाई 83 में उनकी डेथ हुई, तो वो जो थे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन थे। और तो एक सियासत कहीं ना कहीं से मतलब घुट्टी में कहीं ना कहीं से शामिल है। तो अच्छा, ये फरमाइए कि फिर स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स होती है, तुलबा सियासत, वहाँ कैसे पहुँची? मेरे फादर बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते थे जुल्फ़कार अली भुट्टो को। और बहरहाल एक माहौल था, क्योंकि टीवी हमारे घर में नहीं था उस वक्त, और वो जो 7:30 बजे से सहर बिन तो ख़बरें और ये और वो। और मैं स्कूल में थी जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया, तो मैंने अपने घर में बहुत अजीब सा समा देखा। मेरे वालिद को मैंने रोते हुए देखा। सबने फील और फिर हम अपने घर में ये गुफ्तगू देखते थे कि जैसे मेरे वालिद हमेशा हम लोग को बच्चों की दुनिया, नौनिहाल, जब इससे बड़े हुए तो हमने अपनी अम्मी के हाथ में ज़ेबुन्निसा, ख़वातीन, ये सब मैंने बहुत पढ़े। और फिर ज़रा थोड़े बड़े हुए तो एक क्वेश्चन ज़रूर होता था, आज का एडिटोरियल किस किस ने पढ़ा है। और जैसे ही मैं अखबार उठाती हूँ मुझे कहीं से अपने अब्बा की आवाज़ आती है, एडिटोरियल किसने पढ़ा है। और यकीन करें, मैं जिस दिन एडिटोरियल पढ़ती हूँ मेरी उस दिन बहुत ज़्यादा मेरे इजाफा होता है। जैसे भी मैंने परसों ही एडिटोरियल पेज पढ़ा, तो उसमें जो कॉलम था वो इस पे था, आजकल जो टास्क फोर्स खेला जा रहा है, और उससे मुझे बहुत इजाफा हुआ। इसी तरह पिछले दिनों मैंने सारा बजट में अगर स्पीच करना चाहती हूँ तो कोई भी बजट आपका इतने ज़्यादा आप स्पीच करती हैं, आप चीर फाड़ कर देती हैं। फेडरल बजट, आपकी मिनट स्पीच हमने देखी, फेडरल बजट से रिलेट करता है आपका, क्योंकि आप 80% फाइनेंशियली जो हैं वो डिपेंड करते हैं। तो कैसे मुमकिन है? तो मैं जब बजट जैसे ही आता है, मैं बजट से एक दिन पहले यही जो है इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो और सारे एक तरफ रखना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरे वालिद का दिया हुआ है माशाल्लाह। लेकिन मैंने ये इतना नहीं लिया जितने मेरे बड़े भाई माशाल्लाह। उससे कोई बात पूछे, मेरे वालिद से कोई बात पूछे, वो पूरी हिस्ट्री देते थे। मेरा भाई बिल्कुल इसी तरह है, मैं उस लिहाज से, या मेरे हस्बैंड मुझे इसी कबील के लोग मिले आ जाते हैं, गुलाम खान साहब की तरफ किया जाता है। उस तरह नहीं। लेकिन आपने जब बात हो रही थी पॉलिटिकल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, पीएसएफ का आपने इंतखाब किया, बड़ा कड़ा वक्त था वो। बहुत ज़्यादा। और मैं जब अपने चारों तरफ नज़र डालती हूँ तो जाहिर है कि तो मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्यों किया और मेरे क्या जर्म्स थे कि मैं आज तक फिर वहीं हूँ। तो आजकल मैं देखती हूँ कि कामयाब शख्स जो है उसको शर्म भी नहीं आती है, जो आजकल दुनिया की नज़र में कामयाब है। वो हर कैबिनेट में रहे हैं बहुत सारे लोग। और मैं तो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती थी, मेरी एज बहुत कम थी, 18 प्लस तो कोई एज नहीं होती। लेकिन शायद मेरे घर का अगर ये माहौल ना होता तो मैं पॉलिटिक्स ही नहीं करती, लेकिन मैंने पीएसएफ ज्वाइन की। घर का माहौल बड़ा पढ़ा लिखा, ठीक सियासी सूझबूझ वाला, और भुट्टोइज्म आपके जहन में रचा बसा, पॉलिटिकल स्टूडेंट पॉलिटिक्स इससे ज्यादा मुश्किल वक्त में एक मर्डर भी कर दिया आपने, कत्ल भी कर दिया। इससे ज्यादा मुश्किल वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं गुजरा जो पीपल्स पार्टी पे था और जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया। बिल्कुल जाहिर है कि वो एक आमिर का दौर था। बिल्कुल। और उस वक्त तो ये वो कत्ल किसको कर दिया था? देखिए यही हुआ करता था और आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है। आज भी चोरी पे मुकदमे बन रहे हैं। आज भी हो रहा है। पैसे बेची भी जा रही है। नहीं, अब तो मुस्तकिल आप देखें कि ये हो रहा है, जो मुकदमे खत्म भी हो जाते हैं वो फिर शुरू हो जाते हैं, और सिंध में तो पहले अरेस्ट होता है, फिर समझा जाता है क्या करें 50 दिन इसमें गुजर जाते हैं। अच्छा, सिंध में ऐसा होता है? सिंध में बहुत। ओके, बिल्कुल है। तो बहरहाल ये बहुत ही एक तकलीफ की बात थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की को रात को 3 बजे आके घर से अरेस्ट किया जाए और उसके बाद
ये कत्ल की वारदात एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर जरा उसको रिकॉल करते हैं कि कैसे आपने किया, क्यों फ्रेम किया गया और जान बख्शी कैसी हुई। नाज़रीन, शैला रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम बैक। सैयदा शैला रज़ा इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। तो क्या वारदात थी? 24 दिन सीआईए इन्वेस्टिगेशन का सामना रहा, रात 3 बजे अरेस्ट किया। मुझे तो उन्हें खुद भी नहीं मालूम था। पहले 7-8 दिन तो कोई भी वो मुकदमा नहीं बना सके, कोई केस नहीं था। फिर 27 दिसंबर को मुझे अरेस्ट किया था और 5 जनवरी जो है वो मुझे छोड़ दिया, या 4 छोड़ दिया, 5 को दोबारा अच्छा चली गई मैं। फिर बुलावा 8 जनवरी को जो है वो घर से ले गए। 8 जनवरी को जो है मुझे पता चला कि मैं डबल मर्डर केस में मैं माशाल्लाह, एक में नहीं, दो डबल ओके। तो डबल मर्डर केस में। अच्छा, अब ये हमारी यूनिवर्सिटी में के एम्प्लॉय का केस था और जब ये हुआ था तो हम इत्तेफाक से, जी हम उस वक्त स्टूडेंट भी थे। अच्छा, और उसमें मुझे फिक्स किया गया। फिर उसके बाद वेपन सप्लाई और बस ये तो फिर सिलसिले चल पड़ते हैं। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि इस वक्त हम बड़े मज़े लेके ये डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त ये सारी चीज़ें हुई होंगी बहुत ही टेंस माहौल होगा आपके घर में। ज़ाहिर है कि एक लड़की और लड़की के साथ इस तरह की चीज़ें फेस करना बहुत इशू, और जो हमारा कल्चर है, जो हमारा मुआशरा है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, तो प्रेशर तो बड़ा होगा। मेरे मामू का वलीमा था, अम्मी वहीं रुक गई थी और हम बहन भाई अब्बा के साथ घर आ गए थे। एक भाई जो मुझसे बड़े हैं वो डॉक्टर हैं, वो अपनी ड्यूटी पे थे, और जो उनसे बड़े हैं अब तो वो प्रोफेसर हैं, वो और मेरे कज़न मरहूम घर पे थे। और एक रूम में मैं और मेरी बहन थी और मेरे फादर दूसरे रूम में थे। तो वो घर का कुछ इस तरह से नक्शा था कि मेरे फादर बिल्कुल डिस्कनेक्ट थे, हमारे रूम में घुसते चले आए वो लोग और मेरा नाम लेके पुकार रहे थे। तो हम लोग समझे कि शायद अम्मी वगैरह कोई रात में आ गई हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई है। और दरवाजे का खुलना था, गेट के तो अंदर वो कूद चुके थे, डायरेक्ट ड्राइंग रूम का जो है ना नॉक कर रहे थे। अब सब नींद में ही तो होते हैं, हम लोग को अंदाज़ा ही नहीं हुआ। हमने कहा चलो ड्राइंग रूम खोलते हैं, ड्राइंग रूम से बाहर जाने के लिए। तो वो सारी एक फ़ौज ज़फ़र मौज अंदर आ गई। कोई यूनिफॉर्म में नहीं था, खातून थी एक। मैंने बस जल्दी से शॉल लिया और मुझे लेके रवाना, और मेरे फादर को भी बाद में पता चला। अब मेरी अम्मी जो है उनको सुबह लाया गया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। मेरी अम्मी तो बेहोश हो गई थी और मेरे वालिद को और मेरे वालदा को समझ में नहीं आ रहा था कि नहीं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हम अपने रिश्तेदारों से शेयर करें या नहीं। एग्जैक्टली क्या हम किसी को बताएं कि हमारी लड़की अरेस्ट हो गई है या नहीं। तो नज़र अकबर साहब जो इस वक्त जस्टिस हैं, वो भी मेरे मामू हैं और मेरी अम्मी के खालाजाद भाई हैं। तो उनके वालिद साहब भी एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। उनके पास जो है मेरे वालिद साहब गए और कहा कि ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। फिर अगले दिन जो है वो, और सुबह तक तो मेरे घर वाले मुझे ढूंढते रहे कि मुझे उठा के कौन ले गया है। 7 या 8 बजे के करीब मुझे उनको पता चला कि जी मैं इस CIA सेंटर में हूँ। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने 100 रुपीज़ दिए कि इसे दे देना, कुछ खा ले, वो मुझ तक पहुँचे नहीं। तो मतलब बहुत ही अजीब सी वक्त था, क्योंकि मेरे एक ही भाई जो थे वो फाइनल ईयर में थे और वो मुख्तलिफ जगह पे हाउस जॉब के साथ जॉब भी करते थे, और मेरे वालिद थे। तो वो कड़ा वक्त गुजर गया, जो बहुत ही मैंने बहादुरी से और मेरे घर वालों ने सब्र के साथ गुजारा। रिवायत शिकन कैसे बनी? गुलाम कादिर साहब से मुलाकात कैसी थी? कादिर पार्टी में ही थे, मेरी ऐसा सच इनसे कोई मुलाकात नहीं होती थी। लेकिन नजीब को जब शहीद किया गया तो मुख्तलिफ हमारे यहाँ से PSF के प्लेटफॉर्म से भी ख़बरें हो रही थी। तो वो उन्होंने कहा कि ये तो सही ख़बर नहीं हो रही है, कोई सही ख़बर करे। तो जैसे अभी आप आए थे और मैं काम कर रही थी और मैंने लिखा हुआ स्क्रिप्ट हटा दिया था, तो मैंने कहा इसको तो ऐसे 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 लिखा जा सकता है। तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप कलम उठाएं, लिख दें। फिर कभी कभी फ़ोन पे बात हो जाती थी
और फिर मेरी हेयरिंग पे ये लोग हुआ करते थे। फिर जब मैं रिलीज़ होकर आई तो कादर ने मुझे प्रपोज़ किया, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर मैंने अपने फादर से बात की, तो ये एक बहुत सख्त फ़ैसला था, लेकिन मैंने कहा कि मेरे वालिद को भी ख़ानदान में उनका नाम मोहसिन था, तो लोग कहते थे कि मोहसिन की अपनी मंतक़ें हैं और बड़ा मंतकी आदमी है, अपने हिसाब से चलता है। तो वही चीज़ आप में आई। तो मेरे वालिद ने मुझे पूरा सुना। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे ये बात अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, लेकिन अगर तुम ये समझ रही हो तो ये सोच के करना कि मैंने तुम्हें इतना पढ़ा लिखा दिया है कि तुम अपने मसले खुद हल कर सकती हो। ये ना हो कि कल बार बार मेरे घर मसले लेकर आओ, लेकिन अगर तुम्हारे कैरेक्टर पे कोई मसला आए या तुम पे किसी वक्त कोई हाथ उठाया जाए तो बर्दाश्त नहीं करना। अरे वाह। तो फिर मैंने कादिर से जब पहली मेरी अपनी अना पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं तो करना, पहली अपनी मेरी ज़ात जब पे, कादिर अपनी से इज़्ज़त पे लड़ाई हुई compromise नहीं करना। तो कहने लगे कि अब तुम भी वही करोगी कि अपने घर में बताओगी। मैंने कहा नहीं, मेरे अब्बा ने ये कहा था। कहने लगे क्या कहा था? मैंने कहा ये दो बातें कही थी, तो इन दो का ख्याल रखना, वैसे लड़ने में मैं भी कम नहीं हूँ। तो हमारी पहली लड़ाई का एंड इस तरह हुआ कि मैंने ये दो बातें बताई। मैंने कहा जहाँ तक लड़ चुके हो काफ़ी है, इसके आगे की बात जो है ना वो मुझे मेरे वालिद ने ये बताई थी। तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। तो उसके बाद हमारे हफ्ते में 2 झगड़े तो ज़रूर हो जाते थे, लेकिन एक इखलाकी जो एक बात थी वो हमेशा रही और हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारे। एक वक्त ऐसा था कि शैला बीबी कहते हैं कि गम हुसैन के अलावा कोई गम ना दे खुदा, लेकिन आपकी ज़ात ने एक ऐसा गम जो मरते दम तक हम स्पीचलेस हैं। हाँ। आपके दोनों बच्चे जो है एक हादसे का शिकार हुए। एक माँ की हैसियत से बहुत कड़ा वक्त होगा, बहुत कड़ा वक्त होगा। आई रेड समवेयर कि ऐसे में बीबी शहीद ने जो है आपकी बड़ी काउंसलिंग की, उन्होंने बड़ी हिम्मत बंधाई आपकी। थोड़ा बीबी के हवाले। अच्छा, एक तो मैं ये कहना चाहूँगी, पहले वाली बात को ज़रूर मैं कंटिन्यू करूँगी कि हम दोनों ने बहुत सख्त वक्त गुजारा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो जॉब से निकाल दिया गया था। जब 90 की गवर्नमेंट टॉपल हुई थी तो उनको निकाल दिया गया था। एक दिन हमारे पास कॉइन्स की शक्ल में सिर्फ 123 रुपीज़ थे, 130 123, लेकिन हमारे दरमियान कभी पैसे पे झगड़ा नहीं हुआ। हमारे दरमियान कभी इस पे झगड़ा नहीं हुआ कि तुम कहाँ पे थी, किसके साथ थी, क्या था, क्योंकि कादिर को मुझ पे बहुत एतमाद है और हमने हर किस्म का वक्त देखा। इसी वजह से हमने अपने गम के वक्त भी साथ गुजार दिया, क्योंकि हमने बहुत सारी खुशियाँ जो थी वो कशीद की थी बहुत सारे मुश्किल वक्त से। तो ये एक बड़ा मुश्किल वक्त था जो ज़ाहिर है कुदरत की तरफ से था। तो बीबी साहिबा का मुझे आज तक फ़ोन याद है कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ये दुनिया बहुत तकलीफ़ की जगह है, आपके बच्चे बहुत अच्छी जगह चले गए। और ना उस वक्त मुझे इतना होश था कि मैं बहुत सारे जुमले याद करूं, लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि आपका गम बहुत बड़ा है, मुझसे भी बड़ा है। ज़ाहिर है कि उस वक्त ना मीर की डेथ हुई थी, ना सिर्फ मतलब भुट्टो साहब, और लेकिन एक माँ की हैसियत से उन्होंने कहा कि आपका गम बहुत बड़ा है, मुझसे भी बहुत बड़ा है, और ये कोई दुनिया अच्छी जगह नहीं है, बच्चे बहुत आराम से हैं। फिर वो भी कुछ नहीं कह सकी थी, उनकी मतलब उनका भी मतलब मैं बहुत सी जगह में एज मिनिस्टर या डिप्टी स्पीकर में गई, तो मेरे लिए दुनिया में सबसे मुश्किल काम ये होता है कि मैं ताज़ियत कैसे करूं, मैं कहाँ से अल्फाज लाऊं। तो मैं ये समझती हूँ कि बीबी के पास भी अल्फाज बहुत मुश्किल हो रही थी उन्हें, और मैंने बीबी को उस वक्त भी सुना है। मेरी बेटी का 4th बर्थडे था और उस दिन मीर मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद किया गया था। तो स्वयं का दिन मुझे याद है कि बीबी साहिबा ने कहा कि आज हमारे ख़ानदान की हम 3 औरतें हैं और हमारे सामने हमारे 3 मर्दों की कब्र है। तो मुझे बीबी के दुख के बड़े अंदाजे थे और मैं महसूस कर रही थी कि उसके बावजूद उन्होंने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि
मैंने भी बड़ा गम देखा है, वालिद का, शाहनवाज का, मीर का नाम नहीं ले सकी हूँ। मतलब उनके पास अल्फाज नहीं थे, जाहिर है कि और वो मुझे मतलब सिर्फ एक बहला रही थी। बाद में उन्हें मुझे पता चला कि पार्टी से कि उन्होंने पूरी पार्टी को कह दिया था कि इसके पास पहुंचो, इसके पास जाओ और किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन वो गम तो जाहिर है कि वो गम उसका कोई मदावा नहीं साहिब औलाद जो है वो उसको महसूस कर सकता है। ये जब तक इंसान की जिंदगी है ये उसके साथ। फिर जब वो आने वाली थी, मैं एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन, सैयदा शहला रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी बड़े नशीब फराज पर मबनी है, बहुत बामरूज इन्होंने देखा, लेकिन ज़ाहिर है कि अंदर का जो इंसान है, अंदर के इंसान की जो फीलिंग्स हैं मुख्तलिफ खुशी के औकात में और गम के औकात में, आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज टीवी के इस प्लेटफॉर्म से ये हमसे शेयर कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक जी। फिर इंटरनेट पे हमारा एक राब्ता रहता था। तो जब आने वाली थी बीबी साहिबा, तो उन्होंने, इंटरनेट पे ही हम थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि जब तुम आओ, मैं आऊँ तो तुम मेरे साथ हो। दुनिया में लोग बहुत गमज़दा हैं, और लेकिन आप और मैं भी गमज़दा हैं। या तो हम ऐसे हो जाएं कि हम इन गमज़दा लोगों में शामिल हो जाएं और लोग हमारा हाथ पकड़ें, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे साथ उन लोगों का हाथ पकड़ें जो अपने गम से निकल नहीं पाते। और मेरे बच्चों के हादसे के बाद मेरी एक मेजर सर्जरी हुई थी, क्योंकि उस गाड़ी में मैं भी थी, और मुझे जो है L4 L5 की सर्जरी हुई थी। तो और मुझे जो है वो मुस्तकिल रेस्ट कहा गया था। और अभी भी अगर मैं जब डॉक्टर के पास जाती हूँ तो कभी मेरी नेक अकड़ी भी होती है, कभी मेरी बैक, और फिर मेरी फिजियोथेरेपी होती है। तो मुझे इतना बैठने को नहीं कहा गया, लेकिन एक जज्बा है, एक आवाज़ है। तो आपने देखा होगा मैंने 8-8 घंटे हाउस भी चलाया है, सफ़र भी करती हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है कि हमने उन लोगों का हाथ पकड़ना है जो अपने गम से उठ नहीं सकते। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात थी जिसने आपको उस मेंटल जो ट्रॉमा की जो स्टेट, जब बीबी साहिबा आई हैं तो अब मैं बहुत हौसले से जाना चाहूँगी था। मैंने अपने बच्चों के बाद से शॉपिंग नहीं की थी, लेकिन बीबी ने इसरार किया नहीं, जब वो आई तो मुझ में ये जज्बा था। उस ज़माने में मेरी जो ड्रेसिंग होती थी, मैंने जीन्स भी ली, जॉगर्स भी लिए, और कि एक पूरा कॉन्वाय चलेगा तो मेरी क्या ड्रेसिंग होनी चाहिए। और अजरक की कुर्ती भी खुद सी, और ठीक, ये पहली मेरी शॉपिंग थी। ये पहली शॉपिंग थी। जाहिर है कि इसके पीछे एक बीबी की जो शख्सियत है, जो उनकी काउंसलिंग, जो मेरा एक जज्बा एक निकला, वरना कोई ज़िंदगी नहीं थी उसके आगे, उसके उस गम के बाद कोई ज़िंदगी नहीं होती किसी भी माँ बाप के लिए। बीबी का अपना जाना, बीबी की अपनी शहादत, बीबी का अपना जाना पाकिस्तान के लिए, पहले तो हम उनको एक देखते थे सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव में, लेकिन वक्त ने साबित किया कि बीबी कितना बड़ा नुकसान हुआ उनके जाने से पूरे पाकिस्तान के लिए। ये सदमा, ये तो इतना बड़ा है कि मैंने आपसे कहा कि जो मेरी सर्जरी हुई है उसके बाद से मुझे ये सफ़र नहीं करने चाहिए कि मैं गिलगित बल्तिस्तान चली जाऊँ, फिर गिलगित बल्तिस्तान की ऊंची नीची सड़कों पे मैं सफ़र करूँ, गिलगित से अस्तोड़ चली जाऊँ, गिलगित से जो है हुंजा जाऊँ, फिर बल्तिस्तान पहुँचूँ, फिर बल्तिस्तान के सारी जगहों पे वहाँ तक चली जाऊँ, सियाचिन तक, जहाँ पे शायद बीबी के बाद मैं ही गई, बड़ी एडवेंचर, बीबी के बाद मैं ही गई, वहाँ तक जाऊँ अपनी पार्टी की कैंपेन के लिए, फिर कश्मीर में जाऊँ, आराम नहीं करूँ, या मुझे कोई नहीं वॉच कर रहा कि मैं 9 बजे आऊँ, 5 बजे के बाद जाऊँ। और ये बच्ची बैठी हुई है मेरी PS
उसने कहा मैं इतने लोगों के साथ काम किया, आप तो हर वक्त बस फाइल में घुस के चीज़ें निकालती रहती हैं, तो मुझे कोई कह नहीं रहा है, ये बहुत ही एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, बहुत ही मिनिमम इसका बजट है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे डिपार्टमेंट का काम है, मॉनिटरिंग, लीगल असिस्टेंस और काउंसलिंग, ये मैं इसको इस हद तक ले जाऊँ कि इससे पहले इसमें नहीं हुआ। ठीक है। एज ए डिप्टी स्पीकर आपने हाउस भी चलाया और बड़े धुआंधार तरीके से चलाया। ये नुसरत सहर अब्बासी से आपका कोई 36 का आंकड़ा है, कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, दोस्ती का रिश्ता है, हम समझ नहीं पाते है क्या? दो बातें हैं हम दोनों के दरमियान मुश्तरक, वो भी ग्रास रूट से आई है, मैं भी ग्रास रूट से आई हूँ, और वो भी एक वर्कर है। ये अलग बात है कि पहले पीपल्स पार्टी की वर्कर थी, फिर अपने ससुर के कहने पे अपनी पार्टी से हो गई, लेकिन बहरहाल मतलब इसके एक्सप्लेनेशन में एक नुसरत सहर अब्बासी का प्रोग्राम पक्का हो गया। और जी बिल्कुल, वो पहले हमारी पार्टी का वर्क किया करती थी, लेकिन फिर अपने ससुराल की वजह से वो उधर चली गई। हमारे यहाँ लड़कियों को इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन एक मेहनत तो कर रही है ना, मैं ये समझती हूँ। मेहनत कर रही है, लेकिन आप लोगों के जो फूल, मोहब्बत के फूल जब अब आप लोगों ये के मैं होते ज़रूर हैं, कहूँगी, खुश कलामी जो मैं होती ये है, खुश गुफ्ताई जो होती पहले है। मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत छोटी बात होगी अगर मैं ये ना कहूँ कि हमारी जो ऑपोजिशन है उसमें 75% उसकी मेहनत बहुत होती है, चाहे वो चीख के करे, जैसे भी करे, जैसे भी करे, ये उसका मामला है, लेकिन वो अपने आप को मनवाती है। अब रही बात, देखें, बात यह है कि एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, और जब हम MPA ही होते हैं ना, जब हम डिप्टी स्पीकर का एक इजाफी एडिशनल ओथ लेते हैं, चार्ज के साथ, चार्ज से पहले हमने ओथ लेना है, तो अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है मुझे उसके अकॉर्डिंग जाना है। अब हमारी ऑपोजिशन का ये मसला है और सब जगह कि उनको ये पसंद नहीं होता कि जो कुछ वो चाह रहे हैं उसको हम करें। नहीं तो क्या हाउस एडजर्न होने के बाद एक दूसरे से सलाम दो होती है या बिल्कुल नहीं, मशरिक मगरिब दोस्ती है, बिल्कुल दोस्ती है। मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा ब्यूटिशियन एक है और मैंने उससे कहा है कि उधर जाओ। अच्छा। और इसके अलावा हम अगर किसी जगह हो, कराची से बाहर, हम साथ शॉपिंग करते हैं, और इसके अलावा अपने बच्चों की वो बात मुझसे कर लेती है, हम रिवायती फैशन की भी बातें करते हैं, हम इसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल हार्मनी है। हम बहुत सारी बातें वो करते हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता कि हम एज वुमेन और एज पॉलिटिकल वर्कर जो हमें बहुत सारी बातें शेयर करनी चाहिए, हम वो भी शेयर कर जाते हैं। ठीक। और ये सिर्फ उसी से नहीं, MQM में हमारी बड़ी अच्छी ख़वातीन रही हैं, नाइला और नाहिद। नाइला तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में भी थी, हमने वो ताल्लुक़ कभी नहीं तोड़ा, और नाहिद से भी हम अपनी घरेलू बातें भी करते थे। और अब हम बिल्कुल जब एंड में थे तो PTI की सीमा ज़िया से भी एक हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया। और मैं अभी भी, जब हम विमेन कॉकस बनाने जा रहे थे, राना MQM की बहुत अच्छी खातून है, उसने बहुत जल्दी बहुत सारा पार्लियामेंट्री जो एक वर्क है वो उसको अंडरस्टैंड किया, हीर है। ठीक। तो अच्छा, अब इस वक्त आप जो डिपार्टमेंट देख रही हैं, थोड़ा सा ज़रा उसके बारे में भी, क्या आगे आपका विजन क्या है? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट का काम ये है कि हमारी जो वर्नरेबल ख़वातीन हैं उनको जो है, हमने सबसे पहले तो उनको सेव करना है, उनकी लीगल असिस्टेंस देनी है, उनकी बात को सुनना है। हमने हर वो जगह जहाँ पे हमारी ख़वातीन हैं, अब तो हर इदारे में हैं, वहाँ की मॉनिटरिंग करनी है कि हमारे वुमेन राइट्स जो हैं वो कहीं वायलेट तो नहीं हो रहे। जो हमारी वर्किंग प्लेसेस हैं वहाँ पे ख़वातीन को जो इनके लेबर डिपार्टमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से फैसिलिटेट किया जा रहा है या नहीं। इसके अलावा वुमेन इकनॉमिक एम्पावरमेंट भी हमको करनी है, उसके लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, वो हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, जबकि उसमें इन्वॉल्व हैं बहुत सारे लोग। तो काम तो हमारा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला आपको जिला बख्शे, आपको हिम्मत दे कि जो जिम्मेदारियां आपने ली हैं
वो आगे तक चले। और जाहिर है कि जो एक पॉलिटिकल कल्चर है पाकिस्तान में, वो आप जैसे लोगों से जो ग्रास रूट से ऊपर आए हैं वो आके सर्व करें, और जो जितने भी अपनी अपनी कैपेसिटी में जितना डिलीवर कर सकते हैं पाकिस्तान में, चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, जिम्मेदारी है। और हमें खुशी है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरा कर रहे हैं। मैं बस सिर्फ एक बात चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे क़वानीन हैं, बहुत सारे राइट्स हैं। ज़ाहिर क़वानीन होंगे तो राइट्स भी होंगे, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली वो 5 स्टार होटल्स में बैठ के बता दिए जाते हैं। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि 5 ईयर्स में ग्रास रूट पे जाके अवेयरनेस दूँ, और ये मेरा मिशन है। बहुत शुक्रिया जी शैला रज़ा साहबा, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, कुछ माजी के झरोकों में झांकने की कोशिश की, कुछ औराक जो हैं हमने समेटे इस वक्त शैला रज़ा की ज़िंदगी के, और पता ये चला कि एक बहुत मेहनती, जफाकश और एक अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से एक ऐसी लड़की जो कि उस ज़माने में जिसने अपनी पॉलिटिकल करियर को शुरू किया कि जब कोई सोच भी नहीं सकता था, बीच में कुछ अरसे के लिए मकतूला भी रही। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर है कि इस वक्त हमारी कोशिश होगी अपने इस प्लेटफॉर्म से ऐसे ही लोगों को आपके सामने लेकर आए, जिनको हम देखते हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पर, देखते हैं सियासी खबरों में, देखते हैं, उनसे हम किसी से मोहब्बत भी करते हैं, किसी से नफरत भी करते हैं, लेकिन उस शख्सियत के पीछे है कौन, ये जानने की कोशिश आज टीवी ने शुरू की है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।